हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। आई होप सब लोग जो है मस्त होंगे, मजे में होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं नया चैप्टर स्टार्ट जो है वेक्टर। तो आज हम यार वेक्टर चैप्टर करने जा रहे हैं। वेक्टर क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, किस किस तरह के वेक्टर होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो सब हम आज देखने जा रहे हैं। तो भाई साहब बने रहिए हमारे साथ और देखेंगे आज हम वेक्टर किस किस टाइप के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले वेक्टर होते क्या हैं यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो दो तरह की क्वांटिटी हमारी होती है फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें बोलते हैं, दो तरह की होती हैं। एक को हम बोलते हैं स्केलर और एक को हम बोलते हैं वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। आपने कहा होगा कुछ चीजें होती है केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मान लो आप सब्जी खरीदने गए, आलू खरीदने आप मान लो चले गए बाजार में और आपने बोला भाई आलू दे दे 4 किलो। फिर आपने बोला यार 2 किलो और दे दे, तो 4 किलो 2 किलो 6 किलो आलू हो गया। तो आपने 4 और 2 6 कर दिया। तो आपका जो क्वांटिटी है केजी जो है या जो मास है आपका, वो जो है आपकी स्केलर क्वांटिटी है। उसमें कोई डायरेक्शन तो है नहीं। आपने तो बोला नहीं कि भाई 5 किलो आलू दे दे ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा कुछ बोला नहीं आपने। आपने बोला 4 किलो आलू दे दो, 5 किलो आलू दे दो, ठीक है। लेकिन जब आप सब्जी खरीदने गए थे तो आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में गए थे। घर से जो है मार्केट आपकी किसी डायरेक्शन में होगी, ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, किधर को होगी। आप लेफ्ट जाओगे, राइट जाओगे, तो उसको हम बोलेंगे, जो आप मूवमेंट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे वेक्टर। तो आपकी जो मूवमेंट हो रही है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो आप सब्जी खरीद रहे हैं, जो केजी में आप ले रहे हैं, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज जो होती हैं वो स्केलर होती हैं और कुछ क्वांटिटीज जो है वेक्टर होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है कि 5 किलो 2 किलो, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो दोस फिजिकल क्वांटिटी विच है ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि आपका मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, वर्क हो गया, ये सब की सब जो है आपकी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। उसके अलावा हम देखें वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी यार वो क्वांटिटी होती है विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मतलब आप बाजार गए 2 किलोमीटर लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में गए, तो मैग्नीट्यूड भी था और डायरेक्शन भी थी। तो मैग्नीट्यूड एंड फिक्स डायरेक्शन होना जरूरी है। और एक और इसके लिए कंडीशन होती है कि इनको, इन दोनों चीजों के अलावा एक और चीज होती है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना होता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आप आगे पढ़ेंगे कि वेक्टर को हम कैसे ऐड करते हैं। तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को जो है फॉलो करती हैं, तो उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई क्वांटिटी इन तीनों को फॉलो नहीं कर रही तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी। अब वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल क्या है, जैसे कि वेलोसिटी है, जैसे कि मोमेंटम है। मोमेंटम मतलब आपने पढ़ा होगा मास इनटू वेलोसिटी। तो ये मोमेंटम जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। तो ये मोमेंटम हमारा मास इनटू वेलोसिटी है, ऐसी वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और ऐसे ही फोर्स भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ये सारे के सारे हमारे वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो इनको हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हम लिखते हैं। फोर्स हमने लगाया 2 न्यूटन का, टुवर्ड किसी डायरेक्शन में लगाएंगे तो उसकी एक डायरेक्शन होती है फोर्स की। आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, इधर को या इधर को, ठीक है। मुझे कहानी भी याद आ गई बहुत कुछ टाइम पहले। एक्चुअली हम लोग गए थे तो एक बार कुछ टाइम पहले की बात, मतलब लगभग कुछ टाइम मतलब लगभग 200 साल हो चुके हैं। अब्राहम लिंकन जो राष्ट्रपति बने थे, तो हम लोग जब वहां पे गए थे तो क्या हुआ था कि पार्टी हुई, बहुत जबरदस्त पार्टी हुई भाई। अब्राहम लिंकन जो राष्ट्रपति बने देश के, अमेरिका के, और बहुत जबरदस्त पार्टी हुई। तो सब लोग जब वापस आ रहे थे रात को, तो क्या हुआ कि रास्ते में ना हमारी गाड़ी फंस गई थी। तो गाड़ी जब वहां पे फंस गई तो कई सारे लोग थे वो पार्टी में सारे मस्त हो गए, बिल्कुल उनके तो कान बज रहे थे, अभी ढम 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 कान बजे जा रहे थे। तो भाई गाड़ी फंस गई। अब मैंने कहा भाई उतरो सब लोग, धक्का लगाओ। तो गाड़ी फंस गई, पीछे धक्का लगाओ सब लोग। अब लोगों ने सुना नहीं कि लोगों ने सुना मैं धक्का लगाओ। तो क्या किया भाई, 10 लोग उतरे, 10 लोग थे लगभग वहां पे। 5 लोग भाई आगे से धक्का लगा रहे हैं, 5 लोग पीछे से लगा रहे हैं। उन्होंने सुना ही कहा, उन्होंने सुना धक्का लगाओ। तो भाई धक्का लगा रहे हैं, गाड़ी हिले ना। अब मैंने कहा इतने सारे लोग धक्का लगा रहे हैं, हिल क्यों नहीं रही। फिर मैंने देखा 5 आगे से लगा रहे हैं, 5 पीछे से। तब मैंने उनको बोला भाई साहब पीछे से धक्का लगाना है। तो वेक्टर जो होते हैं भाई, उनमें डायरेक्शन जरूरी होती है। केवल 10 लोगों के वर्क करने से काम नहीं चलेगा, फोर्स लगाने से काम नहीं चलेगा, उनकी डायरेक्शन होना भी जरूरी होती है। तो भाई साहब ये डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें की डायरेक्शन भी होती है। कई बच्चे कहते हैं सर कि आप अब्राहम लिंकन के टाइम पे थे। तो मैंने उनको पहले भी स्टोरी बताई होगी, शायद आप लोगों ने सुनी होगी स्टोरी। तो एक बहुत बड़ी स्टोरी कभी और बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को कैसे हम शो करते हैं। तो जैसे मैंने फोर्स वेक्टर दिखाया, तो हम जब भी वेक्टर लिखते हैं तो हम कोई भी क्वांटिटी होती है उसके ऊपर ऐसे एरो डाल देते हैं।
उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो एरो होता है हमेशा ऐसे डाला जाता है, अगर मान लो फोर्स इधर को लग रहा है तब भी ऐसे ही होगा, फोर्स इधर को लग रहा है तब भी एरो ऐसे ही डलेगा, एरो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एरो हमेशा ऐसे ही होगा, चाहे वो फोर्स है चाहे वो वेलोसिटी है, लेफ्ट टू राइट हम एरो डालेंगे हमेशा, चाहे कोई भी क्वांटिटी, मोमेंटम है, टॉर्क, अभी आप आगे पढ़ेंगे और भी क्वांटिटी होंगी, उनमें सब हम एरो डालेंगे। और जब हम फोर्स को रिप्रेजेंट वैसे करते हैं तो हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है मान लो, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 5 न्यूटन का फोर्स है। मान लो 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है सेम डायरेक्शन में, तो हम छोटा एरो बना देंगे, मतलब ये मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर का एरो है तो ये 2 सेंटीमीटर का, हालांकि हम नाप के नहीं बनाते एरो, लेकिन लगभग हम ऐसा ट्राई करते हैं कि अगर ये इतना लंबा दिख रहा है तो थोड़ा छोटा दिखे, ठीक है। तो ये उस साइड में सेम डायरेक्शन में हमने बनाया। अब मान लो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता तो अपोजिट डायरेक्शन में एरो बनाते हैं 2 न्यूटन का, तो ऐसा बनता। तो ऐसे हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, जो भी फोर्स होगा या मान लो वेलोसिटी है या डिस्प्लेसमेंट है। मान लो आप अपने घर से निकल के सीधा गए, फिर आप ऐसे मुड़ गए, लेफ्ट मुड़े आप, फिर आप यहां से राइट मुड़े, तो ये आपके वेक्टर है कि पहले आपका डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, पहले आप इधर को गए, फिर आप इधर को गए और फिर आप इधर को गए, तो ये वेक्टर है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, और इसमें हम एरो बनाते हैं। तो जब यहाँ पे जो एरो बना हुआ है इसको हम बोलते हैं हेड, जिधर को हमने ये बनाया ना एरो टाइप का, इसको बोलते हैं हेड, और पीछे वाले को बोलते हैं टेल, पूंछ, ठीक है। तो इसकी पूंछ है, इसका हेड है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हम यहाँ से यहाँ गए तो हेड यहाँ बनाया, फिर यहाँ से यहाँ गए टेल यहाँ बनाया, हेड यहाँ बनाया, फिर यहाँ बनाया, तो ये हमारा टोटल मिला के हम लोग यहाँ पे गए, ठीक है। तो ये हमारा, अब हम अगर डिस्प्लेसमेंट पूछें आपसे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मेरा, मैं पॉइंट ए पे था, मैं ए से पहले बी पे गया, फिर सी पे गया और फिर मार्केट में पहुंच गया, तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूं अपना, आप पढ़ोगे डिस्टेंस जैसे आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो डिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा तो मान लो ये 4 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 4 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 3 मीटर, या 4 जमा 2 6 और 3 9 मीटर हो गया। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे जोड़ दूं, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, कि मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है शुरू से और लास्ट पॉइंट तक कितना है, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वेक्टर जो होता है ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिधर को भी आप जा रहे हैं उधर को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर मैं बनाऊंगा तो मैं ऐसे बना के यहाँ पे एरो बना दूंगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर को हुआ है, तो इधर को टेल हो गई, इधर को हेड हो गया, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ। और ये हमने इसका सिंबल जो बनाया वो इसका सिंबल है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद अगर हम देखें अलग अलग टाइप के हमारे वेक्टर होते हैं, कई कई टाइप के वेक्टर होते हैं। जैसे कि एक वेक्टर हमारा पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है, आपको पहले तो पता ही है, पैरेलल लाइन आप पढ़ के आए हो, अभी 10th क्लास में पढ़ी होंगी आप लोगों ने, 9th क्लास में पढ़ी होंगी। तो पैरेलल लाइन जैसे होती है वैसे वेक्टर भी पैरेलल हो सकते हैं, मतलब दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो इनको हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स। तो ये पैरेलल वेक्टर है जो कि सेम डायरेक्शन में है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में होते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर क्लियर ही होगा आपको, पैरेलल अगर सीधा एक डायरेक्शन में तो एंटी पैरेलल मतलब उल्टा, ये एंटी है। जैसे कि आप भी कई बार एंटी हो जाते हो किसी के, है ना, एंटी हो जाते हो, उल्टे हो जाते हो, है ना, लड़ाई होती है क्लास में तो एंटी हो जाते हैं उसकी, जो वो बोलेगा उससे उल्टा बोलूंगा, तो वो एंटी होता है। तो एंटी मतलब ये वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, बराबर भी हो सकते हैं ये भी, और छोटे बड़ा भी हो सकता है, ये वेक्टर एंटी पैरेलल है। तो इनके बीच का जो एंगल है, पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, इसके बीच का एंगल जब हम लेंगे तो एंगल हमारा 0 डिग्री होगा, अगर आपने सही गैस किया है तो, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल कितना लेंगे, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हम लोग लेंगे, 180 डिग्री हम लोग लेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो एंगल होगा वो 0 होगा, और यहाँ पे जो होगा वो 180 होगा। अब एंगल कैसे निकालते हैं दो वेक्टर के बीच का, ये वैसे तो आगे आएगा, लेकिन आपको बता देता हूं फिर भी, कि एंगल निकालने के लिए हम दो वेक्टर का हेड से हेड या फिर टेल से टेल जोड़ते हैं, तब हमारा एंगल निकलता है। जैसे ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो इसके बीच का एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा, टेल से टेल जोड़नी पड़ेगी, तो इनके बीच का जो एंगल आएगा, इस वेक्टर को मैं यहीं पे बना दूं सेम वेक्टर को उठा के, तो एंगल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहां पे अगर मुझे एंगल निकालना है तो यहां पे इस वेक्टर को उठा के मुझे टेल से टेल मिला के, मतलब इसको उठा के यहां रखना पड़ेगा, तो इससे टेल मिलेगी, ये इसकी टेल है, ये इसकी टेल है, दोनों को मिलाने के लिए इसको यहां रखना पड़ेगा। तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री उस केस में बन जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 180 डिग्री लिखा है। आई होप क्लियर हो रहा हो सबको, है ना, बेसिक चीजें बिल्कुल। तो ये पैरेलल और एंटी पैरेलल। और देखते हैं और किस किस टाइप के वेक्टर हमारी दुकान में मौजूद है। तो उससे पहले एक चीज आई है, मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। ये एक टाइप नहीं है, लेकिन एक बताया गया मॉडुलस का मतलब क्या होता है, क्योंकि इससे कुछ टाइप के बारे में डिस्कस किया जाएगा।
तो मॉडुलस का मतलब होता है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। जैसे हमने फोर्स बोला ना 5 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है 5। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस एक ही बात होती है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर, तो उसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। तो ए वेक्टर का जो मॉडुलस होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपने देखा ना, ये ए वेक्टर को दो पैरेलल लाइन के बीच में लिख देते हैं, तो इसको बोलते हैं इसका मॉडुलस। जैसे फोर्स है, तो अगर मैं फोर्स लिखूं मान लो 5 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट, तो ये तो वेक्टर हुआ। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा, तो उसका मैग्नीट्यूड लिखने के लिए मैं लिखूंगा एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 5, बस ऐसे लिख दूंगा। ये नहीं आएगा क्योंकि अभी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें टुवर्ड ईस्ट वेस्ट कुछ भी नहीं आएगा, राइट। अच्छा, उसके अलावा कई बार हम लोग इसके, अगर हम एरो को ही हटा दें तब भी ये स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। मतलब ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको कि एफ इक्वल टू 5, तो सिंपल या तो ऐसे लिखूंगा या ऐसे लिखूंगा, दोनों को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अब ये निकालते कैसे हैं हम आगे देखेंगे, इसको कैसे निकालते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो कैसे इसको निकालते हैं तो आगे देखेंगे। तो दो तरह के वेक्टर हमने अभी तक पढ़े हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल। अब देखते हैं आगे तीसरी तरह का वेक्टर कौन सा है। तीसरी तरह का वेक्टर है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब दो वेक्टर बिल्कुल बराबर हो। अब आपको पता है वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो वेक्टर बराबर तब होंगे जब दोनों चीजें बराबर होंगी, मतलब मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा और डायरेक्शन भी बराबर होगी, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तब हम इनको बोलेंगे कि ये इक्वल वेक्टर है। ठीक है, पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड बराबर होना जरूरी नहीं है। मान लो ये दो वेक्टर हैं तो ये पैरेलल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, ये वेक्टर इक्वल है। आई होप ये बात क्लियर होगी सब। ठीक है, ये पैरेलल है, ये इक्वल है। ऐसी यहां पे हम देखेंगे दूसरी बात लिखी हुई यहां पे, नेगेटिव वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर और अपोजिट वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दो वेक्टर जो है, एंटी पैरेलल नहीं बोलूंगा, एंटी पैरेलल मतलब हुआ आपका, एंटी पैरेलल मतलब था आपका कि दो वेक्टर जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो लेकिन बराबर ना हो, तो एंटी पैरेलल बोलते हैं। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि ये वेक्टर नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब होता है बिल्कुल उल्टा है, मतलब कि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन उल्टी है, कि मैग्नीट्यूड इधर को है और एक वेक्टर की और दूसरे की डायरेक्शन इधर को है, एक की इधर को है, तो इनको हम बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर या फिर अपोजिट वेक्टर। तो ये नेगेटिव है क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनको बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर हुए। ठीक है, सिंपल बात है, आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है इसको। डेफिनेशन आपके लिए पेपर में कभी कभी पूछ सकता है डेफिनेशन, बस आपको याद रखनी है कि ऐसे से होता है। आगे देखते हैं, अब आते हैं यूनिट वेक्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे आपका यूजुअली न्यूमेरिकल वगैरह भी आपसे पूछे जाते हैं। तो यूनिट वेक्टर जानने के लिए आपको इसका मॉडुलस भी निकालना आना चाहिए। तो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर में क्या क्या होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि एक वेक्टर आपको, यूनिट वेक्टर इज अ गिवन वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड इन द सेम डायरेक्शन। मान लो मैग्नीट्यूड है आपका, फोर्स है मान लो, वेक्टर है आपका जो कि इस डायरेक्शन में है, तो मान लो ये 5 न्यूटन का है, तो मैं आपको बोलूंगा कि यूनिट वेक्टर बताओ इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो इसका यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड एक हो, यूनिट मतलब क्या होता है एक, एक हो और डायरेक्शन सेम हो। तो अगर मैं यहीं पे एक वेक्टर बना दूं या नीचे बना दूं मान लो 1 न्यूटन का, तो इसको मैं बोलूंगा इसका यूनिट वेक्टर। ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो ये यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर जो होता है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप। जैसे अगर फोर्स का मैं यूनिट वेक्टर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा एफ कैप, तो इसका मतलब हुआ यूनिट फोर्स, 1 न्यूटन का फोर्स, तो इसको हम ए कैप बोलते हैं या ए का हैट बोलते हैं, झोपड़ी है ना। पेपर में झोपड़ी लिख के बताना, हैट लिख के आना। वैसे एक कैप बोलते हैं, आपने हैट जो है कम सुना होगा बोलते हुए टीचरों को, एक कैप बोलते हैं। तो ये होता है। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे फोर्स वेक्टर था, इसको 5 से डिवाइड करूंगा तब ये 1 आएगा, मतलब मेरे को पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उससे डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब मेरे को फोर्स वेक्टर को उसकी वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। अब वैल्यू क्या होती है, वैल्यू का मतलब अभी हमने पढ़ा था मॉडुलस से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे वाले से, तो तब आपका क्या आएगा, आपका यूनिट वेक्टर आएगा। तो यूनिट वेक्टर मतलब होता है वेक्टर डिवाइड बाय इसका मॉडुलस, तो इसके मॉडुलस से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर आएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 5 था, 5 से डिवाइड कर दो, इतना सारा लिखने की क्या जरूरत है, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि इतना सारा लिखने की क्या जरूरत है, क्या इसकी जरूरत पड़ती है, आपको अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। तो आपका जो ए वेक्टर है वो ये हो जाएगा, ए कैप हमारा ए वेक्टर बाय ए हो गया, नहीं वेक्टर बाय मॉडुलस हो गया। ठीक है,
अब जो यूनिट वेक्टर होते हैं जो पर्टिकुलर हमारे एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में होते हैं, या जेड डायरेक्शन में, तीसरी एक और डायरेक्शन होती है जेड, उसमें जो होते हैं उनको हम आई, जे और के से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो आपका आपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट पढ़ा था अभी, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो कोई वेक्टर अगर आपका इस डायरेक्शन में है और ये मान लीजिए 3 यूनिट है, 3 मीटर है या 3 न्यूटन का फोर्स है, तो हम इसको लिखेंगे 3 आई कैप। क्या लिखेंगे? आई कैप, क्योंकि ये एक्स में है। ऐसे कोई वाई में होगा तो इसे 3 जे कैप, और जेड में होगा तो 3 के कैप लिखेंगे। तो इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो एक्स वाई जेड में हमारे यूनिट वेक्टर फिक्स होते हैं। अब कोई भी वेक्टर अगर हमारा इसके बीच में होगा, इसके बीच में ऐसा वेक्टर होगा, तो ये वेक्टर हमेशा जो है आप आई और जे की फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब ये वेक्टर दो वेक्टर से मिलकर बना है कि भाई मान लो आप यहां से यहां जा रहे हो, तो पहले आप यहां गए एक्स डायरेक्शन में और फिर आप वाई में गए। तो मान लो आप 3 आई गए पहले और फिर 2 जे गए, तो ये वाला वेक्टर कितना हो गया? 3 आई प्लस 2 जे हो जाएगा ये, ठीक है। या फिर आप यहां से पहले जा सकते हो 2 जे प्लस 3 आई, तो एक ही बात है, 2 जे प्लस 3 आई लिख लो या 3 आई प्लस 2 जे लिख लो, एक ही बात है। तो ये जो वेक्टर होगा एक्चुअली ये इन दोनों का सम होगा, यानी कोई भी वेक्टर जो होगा वो आई और जे का और के का सम होगा। अगर ये जेड में भी होता तो के भी आया था इसमें, तो ये तीनों का सम होगा, ठीक है। अब ऐसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अब तक तो आपने इसका तो निकाल दिया मैग्नीट्यूड, आप बड़े खुश हो रहे थे कि सर 5 न्यूटन का फोर्स है, 5 हो गया मैग्नीट्यूड, खत्म बात। इतना सारा पढ़ने की जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि अगर मान लो आपका वेक्टर ऐसा दिया हो f इक्वल टू 3i प्लस 2j, जैसे ये वाला केस अगर आप देखें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? हमें जो है i वाला जो होता है इसका स्क्वायर करना पड़ता है, j वाले का स्क्वायर करना पड़ता है और दोनों को ऐड करके रूट करना पड़ता है। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आएगा f का। आपको ध्यान आ रहा होगा पाइथागोरस थ्योरम की तरह, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम की लग रहा है ना ये। तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 3 का स्क्वायर अपॉन प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट, वो हमारी वैल्यू आएगी फोर्स वेक्टर की, राइट। तो फोर्स वेक्टर हमारा जो होगा उसकी वैल्यू इतनी आई, तो इसको हम बोलेंगे इसका मैग्नीट्यूड। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते थे, एफ का बार वो लगा के और मॉडुलस लगा सकते थे यहाँ पे, राइट। तो यहां पे जो है हमारी ये वैल्यू आएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी 9 और 4 13, मेरे ख्याल से 13 आएगी, तो रूट 13 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन? तो ये वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, वेक्टर से मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर आता है। जैसे मान लो मैं इसको 3i प्लस 2j को रूट 13 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर आ जाएगा इस फोर्स की डायरेक्शन में। तो जिस भी डायरेक्शन में फोर्स है इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ये बन गया मेरा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 बाय रूट 13i प्लस 2 बाय रूट 13j, मेरी मर्जी है, मैं अलग अलग भी लिख सकता हूं और साथ में भी लिख सकता हूं, कैसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं। तो आपको क्या बात समझ में आई यहां से हमें ये बात समझ में आई कि एक्स वाई डायरेक्शन में जो वेक्टर होते हैं यूनिट वो आई जे होते हैं। दूसरी बात, कोई भी वेक्टर जो एक्स वाई प्लेन में होता है वो आई जे का सम होता है। अगर वो प्लेन में ना हो, ऊपर हो थोड़ा, तो आई जे के का भी सम हो सकता है। तो कोई भी वेक्टर हम आई जे के की फॉर्म में लिख सकते हैं और जब उसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब आई वाले के साथ जो है उसका स्क्वायर, जे वाले के साथ जो है उसका स्क्वायर करके रूट कर लेते हैं। अगर मान लो ये वेक्टर मेरा ऐसा होता, जैसे मान लो मैं अगले पेज पे लिख लेता हूं कि मान लो ये वेक्टर ऐसा होता कि 2i प्लस 3j प्लस 7k, तो इसका अगर मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना होता तो मैं क्या करता? मैं जो है 2 का स्क्वायर लेता प्लस 3 का स्क्वायर लेता प्लस 7 का स्क्वायर, तीनों का मुझे स्क्वायर करना पड़ता, जो भी वैल्यू आती वो इसका मैग्नीट्यूड हो जाती है। मतलब जो भी वैल्यू आएगी आपकी कितनी आएगी? 4 9 49, तो ये आ जाएगा आपका 50 और 8 58 और 5 62, तो ये रूट 62 जो आएगा दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। तो ऐसे करके आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो इससे इसको मतलब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा। आई होप ये बात सबको क्लियर हो रही है, ठीक है। अब एक और वेक्टर यहां पे लिखा है भाई साहब जीरो वेक्टर, अब ये क्या भला है? ठीक है, ये बात सबको क्लियर है? ओके, आगे चलें। एक और तरह का वेक्टर हमारे सामने है जीरो वेक्टर। अब ये क्या चीज है? जीरो वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो।
तो ऐसा इसकी जरूरत क्या पड़ी जीरो वेक्टर बनाने की? देखो जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो कई बार सम हमारा जीरो आ जाता है। तो हम जो लिखेंगे उसको जीरो, मतलब दो, जब हम मान लो स्केलर क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, 2 किलो प्लस 3 किलो तो 5 किलो लिख रहे हैं, तो ऐसे ही हम 2 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में प्लस 4 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में, तो हो जाएगा 6 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में। तो हम वेक्टर को ऐड करेंगे तो वेक्टर लिखेंगे, स्केलर को ऐड करेंगे तो स्केलर लिखेंगे, ऐसे ही हम वेक्टर को माइनस करेंगे तो वेक्टर लिखेंगे, स्केलर को माइनस करेंगे तो स्केलर लिखेंगे। लेकिन अगर दो वेक्टर आपस में बराबर हो गए और उनको माइनस कर दिया गया तो फिर क्या होगा? नेट क्या आएगा? जीरो आएगा, और वो जीरो क्या होना चाहिए? वेक्टर होना चाहिए। तो कई बार जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करते हैं, प्लस करते हैं तो वैल्यू जीरो आ जाती है, तो उसको हम जीरो वेक्टर लिखते हैं। अब ये जीरो वेक्टर जो होता है इसकी वैल्यू तो है ही नहीं कोई, तो इसकी डायरेक्शन क्या माने? तो इसकी डायरेक्शन कोई भी हम आर्बिट्रेरी डायरेक्शन मान सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, कोई भी डायरेक्शन हम लोग मान सकते हैं कि आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में होता है। आर्बिट्रेरी मतलब जो फिक्स ना हो, एनी डायरेक्शन वी कैन टेक। तो ये जीरो वेक्टर, आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है। उसके बाद दो तरह के वेक्टर होते हैं, लोकलाइज एंड नॉन लोकलाइज वेक्टर। जैसे बोलते हैं ना ये लोकल का गुंडा है, ये क्या है? लोकल का गुंडा है। ये लोकल का गुंडा मतलब कि वो लोकल में उसकी दादागिरी चलती है। तो ऐसे यहां पे जो है लोकलाइज वेक्टर होता है। लोकलाइज वेक्टर का मतलब होता है अपनी जगह पे फिक्स है, वो इधर उधर मूव नहीं करता, अपनी जगह पे रहता है, उसको हम बोलते हैं लोकलाइज वेक्टर। मतलब उसका इनिशियल पॉइंट जो है फिक्स होता है, जहां से वो स्टार्ट कर रहा है उसको यहीं पे रहने देंगे, अगर ये यहां पे है तो यहीं पे रहेगा, इसको बोलेंगे लोकलाइज। एक होता है नॉन लोकलाइज वेक्टर। नॉन लोकलाइज मतलब इसका आप इनिशियल पॉइंट हटा सकते हैं, तो इस वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मूव करा सकते हैं इधर उधर, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन लोकलाइज। तो इसमें क्या होता है, इसका इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब ये नॉन लोकलाइज वेक्टर मूव करेगा तो इसको हमेशा हमें डायरेक्शन सेम रखनी, क्योंकि वेक्टर का अगर आपने घुमा दिया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो ये वेक्टर है, इस वेक्टर को अगर आपने घुमा दिया तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो जब भी हम इस वेक्टर को मूव कराएंगे तो इसके पैरेलल ही मूव करेंगे, मतलब इसको हम ऐसे रखेंगे या फिर ऐसे रख लो या ऐसे रख लो, लेकिन डायरेक्शन इसकी वही रहेगी जो पहले थी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में आप वेक्टर को रखोगे, तो इसको हम बोलेंगे नॉन लोकलाइज वेक्टर। तो ये लोकलाइज नहीं है। तो कई सारे वेक्टर हम लोग जो पढ़ते हैं वो नॉन लोकलाइज वेक्टर होते हैं, उनको हम फ्री वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, फ्री वेक्टर भी हम लोग बोल सकते हैं। आई होप ये क्लियर है सबको। अब आते हैं को इनिशियल। ये चार वेक्टर हैं जो लगभग आपस में आपको मैच करते हुए दिखेंगे, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, आपको आइडिया भी हो जाएगा लाइन वाइन के बारे में। को इनिशियल मतलब दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होगा, उसको को इनिशियल बोलेंगे। दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होगा तो इसको बोलेंगे को इनिशियल, मतलब दोनों का टेल जो है एक जगह पे होगा, उसको हम बोलेंगे को इनिशियल। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में दोनों होंगे तो कोलिनियर। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में दो वेक्टर जब होंगे तो कोप्लेनर। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। दो वेक्टर क्या होता है? हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दो वेक्टर जो है मतलब किसी ना किसी प्लेन में तो होंगे ही। जैसे मान लो दो वेक्टर हैं, अब ये ऐसे रखे हुए हैं, तो मैं अगर एक यहाँ पे कुछ चीज रख लूं तो इस प्लेन में लाई कर रही है। अब मान लो मैं एक वेक्टर को टेढ़ा कर दूं, अब आप बोलोगे सर अब तो नहीं कर रहे लाई, तो मैं प्लेन ऐसा बना सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, प्लेन को ऐसा बना लूंगा, तो अब भी एक प्लेन में लाई कर रही है। तो ये वेक्टर कैसे भी घूम जाए आपस में, मैं कोई ना कोई प्लेन ऐसा बना ही लूंगा कि जिसमें दोनों लाई करेंगे। लेकिन जब तीन वेक्टर आ जाते हैं भाई साहब, तो फिर मुश्किल हो सकता है वो एक प्लेन में हो, या हो सकता है एक वेक्टर अगर गड़बड़ी कर दे तो फिर आप ऐसा प्लेन बना ही नहीं पाओगे कि वो एक प्लेन में हो। तो दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन पे लाई करते ही करते हैं। तो कोप्लेनर वाली जो बात आती है वो तीन वेक्टर के लिए आती है कि वो एक प्लेन पे लाई करेंगे या नहीं करेंगे। ये बात आप कॉपी में लिख लीजिए, कई बार पूछते भी हैं कि कितने वेक्टर ऐसे होते हैं जो नॉन कोप्लेनर हो सकते हैं। तो कम से कम तीन वेक्टर चाहिए हमें। ठीक है, तो कोप्लेनर आर द वेक्टर विच आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन। चौथी बात है कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट वेक्टर का मतलब होता है जो कि सेम पॉइंट से पास करें, उनको बोलते हैं कॉनकरेंट। मतलब उनका इनिशियल पॉइंट, जैसे इनका इनिशियल पॉइंट सेम था तो को इनिशियल थे, लेकिन अगर मान लो इनिशियल पॉइंट सेम नहीं भी है लेकिन वो सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं इस पॉइंट से, तो इनको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कॉनकरेंट वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है ये कॉनकरेंट वेक्टर आपके हो गए। राइट, आई होप ये बात क्लियर हो रही है। अच्छा, जो को इनिशियल वाली जो बात हमने पढ़ी है, कोलिनियर वाली बात, ये जो आपके नॉन लोकलाइज वेक्टर हैं उनके लिए तो बहुत इजीली
मतलब आप कर सकते हो। जैसे मान लो दो वेक्टर हैं आपके, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये को इनिशियल है, आप बोलोगे नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको उठा के यहां ले आऊं तो को इनिशियल हो जाएगा, इसकी टेल उठा के यहां रख दूं, क्योंकि नॉन लोकलाइज है ना, कहीं भी मूव कर सकता हूं, तो इसमें हम इजीली इसको को इनिशियल बना सकते हैं। मैं आपसे बोलूं क्या ये कोलिनियर वेक्टर है, तो कोलिनियर में इसको उठा के अगर इसी लाइन में ले आऊं, इस वेक्टर को उठा के इसी लाइन में ले आऊं तो कोलिनियर भी हो जाएगा ये, तो ये कोलिनियर भी हो जाएगा। तो दो वेक्टर जो हैं आपके कोलिनियर कब होते हैं, जब वो या तो सेम लाइन में हो और या फिर पैरेलल हो। अगर पैरेलल भी होंगे ना वो वेक्टर, तभी भी हम उसको क्या बोलेंगे, तभी भी हम उसको बोलेंगे कि वो वेक्टर कैसे हैं, वो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हैं। तो कोलिनियर वेक्टर के लिए ऐसा भी कंडीशन चल जाता है। तो क्या लिखा है, दो वेक्टर विच हैव इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैरेलल स्ट्रेट लाइन में या सेम लाइन में हो तो हम बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। या तो सेम लाइन हो या पैरेलल लाइन हो तो कोलिनियर। तो आई होप क्लियर हो रहा है। को इनिशियल, सेम इनिशियल पॉइंट, कोलिनियर एक लाइन पे हो या पैरेलल हो। उसके बाद आता है कोप्लेनर, एक प्लेन पे होने चाहिए, और कॉनकरेंट, कॉनकरेंट का मतलब होता है कि आपस में कहीं ना कहीं पे कट करने चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए, सेम पॉइंट से पास करने चाहिए। अब जो है कुछ यहां पे हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपने अभी तक पढ़ा है, उसका थोड़ा सा यूज करके देखते हैं कि आपने क्या क्या समझा अभी तक। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 3, 2, 5, देन इट्स पोजीशन वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो आपका जो एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट केवल मैं 3, 2 मान लेता हूं पहले कि x इसका 3 है, मान लो ये तो x कोऑर्डिनेट होता है, फिर y कोऑर्डिनेट, फिर z होता है। x 3 है, y 2 है, तो ये पॉइंट यहां कहीं पे होगा। तो आप पहले यहां से 3 गए होगे और फिर यहां से 2 गए होगे, तो ये 3i कैप वेक्टर हुआ, ये 2j कैप वेक्टर हुआ। तो ये वेक्टर कितना हुआ, ये वेक्टर हो गया 3i प्लस 2j। ठीक है, तो ये वेक्टर तो 3i प्लस 2j हो गया, लेकिन इस वाले में कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, 3, 2, 5, मतलब इसका z जो है वो 5 है। z 5 का मतलब हुआ कि ये x है, ये y है, और मान लो z इधर को है 5, तो ये इस पॉइंट से 5 ऊपर है। अगर z इधर को है मेरा बाहर को, तो ये 5 ऊपर है। तो यानी पहले मैं यहां जाऊंगा, फिर मैं यहां जाऊंगा, फिर मैं 5 ऊपर आऊंगा, तो टोटल में कितना गया 3i 2j, और फिर बाहर कितना है 5k। z पे क्या होता है, k होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3i 4j और प्लस 5k। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3i प्लस 2j और प्लस 5k, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। आई होप ये बात सबको क्लियर हो रही है। डन, आगे चले। अगला लिखा है, पार्टिकल मूव फ्रॉम अ पॉइंट दिस टू दिस, इट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी। इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा है कितना होगा। तो देखो ऐसा हमने अभी बात नहीं की है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं मोटा मोटा कि अगर कोई पार्टिकल मान लो एक पॉइंट से x1 y1 से और दूसरे पॉइंट पे जाता है x2 y2 पे, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इसके y में से इसके y को माइनस कर देंगे और इसके x में से इसके x को माइनस कर देंगे, तो ये i कैप आ जाएगा, ये j कैप आ जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब पार्टिकल यहां से यहां गया तो कितना x आगे गया, वो x2 माइनस x1 आगे गया, और y कितना आगे गया, y2 माइनस y1 आगे गया। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 वो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। थोड़ा सा ये भी आप आगे पढ़ोगे तो आप क्लियर होगा जब आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन डाल दिया, उसको अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे x से x को माइनस करेंगे, पहले तो 3 में से 2 गया तो i आ जाएगा, फिर 4 में से 3 गया तो 1, और ये y वाला है तो j आ जाएगा। फिर k वाले में देखें तो 5 और 5 है तो k वाला 5 में से 5 गया 0, तो ये 0 k आ जाएगा। तो इसको हम i प्लस j लिख सकते हैं, यानी कि c आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा i प्लस j। तो ये हमारा वेक्टर हुआ इन द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। ठीक है, चलो ये तो खैर नई नई चीजें आ गई थी। अब जो आपने पढ़ा है उसको देखते हैं। अब जैसे ये आपने पढ़ा है तो यूनिट वेक्टर बताना, यहाँ पे यूनिट वेक्टर कितना होगा i प्लस j की डायरेक्शन में। और सब लोग भाई खुद सॉल्व करना, एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद सॉल्व करके बताओ आंसर क्या है। डन, चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखो हम लोग पता है ये वेक्टर i प्लस j है, तो i प्लस j का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसके मॉडुलस से डिवाइड करना पड़ेगा। मान लो ये वेक्टर a है, तो a कैप निकालने के लिए मुझे a वेक्टर को इसके मॉडुलस से डिवाइड करना मांगता है। ठीक है, डिवाइड करना मांगता है मुझे, तो इसका मॉडुलस कितना होगा, पहले इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो a का मॉडुलस कितना हो जाएगा, a वेक्टर का मॉडुलस हो जाएगा, अभी आपको बताया था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 आ जाएगा। ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 का रूट, तो इसका मॉडुलस हो गया √2। तो ये √2 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, किसको, वेक्टर को।
यानी i प्लस जे को, तो आंसर क्या हो जाएगा i प्लस जे बाय √2, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे i√2 प्लस जे √2। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ सेम दो वेक्टर, गिवन वेक्टर जो हमें उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी खुद ट्राई करेंगे एक बार। यूनिट वेक्टर अलॉन्ग इज रिप्रेजेंट, ये यूनिट वेक्टर है एक, तो आपको बताना है सी की वैल्यू कितनी है। ये यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, तो ये यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इसका 1 होना चाहिए। मैग्नीट्यूड आपको पता है वेक्टर का कैसे निकाला जाता है, वो जो है 1 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होना चाहिए। करेंगे सॉल्व, करो। ला 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 ला, आंसर दिया है क्या इसका? ओहो, चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। ए का वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर कर लेंगे और उसका रूट कर लेंगे। ये 1 होना चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, यानी ये चीज आपकी 1 होनी चाहिए। 0.5 का स्क्वायर कर लें तो ये 0.25 आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर आ जाएगा 0.64, 0.64 आ जाएगा, प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू 1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 और 5 9, 6 और 2 8, तो 0.89 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से मेरा सी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 0.89। 1 में से अगर जाएंगे तो 1 का मतलब होता है 1.00, इसमें से जब ये जाएगा तो ये 0.011 बचेगा, है ना, 11 बचेगा, मतलब 0.11। ठीक है, तो सी स्क्वायर इतना बचेगा, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा √0.11, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा जो आज हमने पढ़ा है। तो आई होप कि वेक्टर का बेसिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि वेक्टर जब हम ऐड करते हैं तो उसको कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, ऐड करने का क्या तरीका हो सकता है। ऐसा ना करें हम लोग जैसे गाड़ी में फोर्स लगाया था लोगों ने, 5 ने यहां से 5 ने वहां से, ऐसा कांड दोबारा ना हो। तो उसकी एहतियात बरतते हुए जो है हम लोगों ने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन याद किया है, जो हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ, अगले टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।